Hi there, this is M. Rahman and I welcome you to our basic classes of English language. Today our topic is noun clause. Noun clause का जिक्र जैसे ही आता है तो हमें ये याद आता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्लोज है कि आप कोई भी आंसर दें, आप कोई भी राइटिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करें, जब भी आप किसी के ओपिनियन को शो करते हैं तो नाउन क्लोज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। नाउन क्लोज इंग्लिश स्पोकन में, नाउन क्लोज आपके आंसर राइटिंग में, नाउन क्लोज सिंथेसिस में, ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस फॉर्म ऑफ नाउन क्लोज की वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, जिसमें नाउन क्लोज के फंक्शंस को हमने डिटेल में टीच किया है। वहां से आप नाउन क्लोज और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज डालकर निकाल सकते हैं या नाउन क्लोज और ऐसी क्लासेस डालकर भी सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक भी दे देंगे। नाउन क्लोज से रिलेटेड, एडजेक्टिव क्लोज से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। फिर हम इस सीरीज को अगेन शुरू करने वाले हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो है नए स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें नाउन क्लोज का बिल्कुल पता नहीं है और पहली बार वो नाउन क्लोज को स्टडी करेंगे। तो नाउन क्लोज आप शॉर्ट में यहाँ से समझ सकते हैं और डिटेल्स तो आप समझते ही रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नाउन क्लोज से। नाउन क्लोज में टू वर्ड्स हैं, नाउन और क्लोज। तो आइए पहले समझते हैं कि नाउन क्या है और फिर समझते हैं कि क्लोज क्या है। देखिए, क्लोज को लेकर हम पहले ये समझें कि जो हमारा वर्ड क्लोज है इससे रिलेटेड कुछ अलग अलग स्पेलिंग्स हैं। एक तो वर्ड है हमारा क्लोज, जिसमें हम ओ को खींचते हैं, क्लोज। एक है क्लॉज, CLAUSE, क्लोज। तो क्लोज किसे कहते हैं? क्लोज एक पार्ट होता है सेंटेंस का। तो हमने यहाँ पर कहा क्लोज एक सेंटेंस का पार्ट है और इस पार्ट में अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट, यानी अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब वाला पार्ट इसका अलग होता है। यानी किसी सेंटेंस में अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट और वर्ब और फिर दूसरा एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, या इससे ज़्यादा कितने भी सब्जेक्ट और वर्ब वाले पार्ट मौजूद हों तो उस सेंटेंस को क्लोज कहते हैं और वो पर्टिकुलर पार्ट एक क्लोज होता है। उस पूरे सेंटेंस को क्लोज बेस्ड सेंटेंस कहते हैं। जिसके अंदर केवल एक वर्ब होती है उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो आज हम नाउन क्लोज का जिक्र कर रहे हैं। कोई भी सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है या क्लोज बेस्ड सेंटेंस है, उसको इस एग्जाम्पल से हम यहाँ पर समझेंगे। हमने कहा ही केम एंड सैट, ही केम एंड सैट। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टू वर्ब्स हैं, तो ये क्लोज हुआ, यानी ये क्लोज बेस्ड सेंटेंस हुआ। ये बात अलग है कि ये कोऑर्डिनेट क्लोज है या सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो यहाँ पर आपके पास दो वर्ब्स हैं। इसका जो सब्जेक्ट पहले पार्ट का है ही है, तो दूसरे पार्ट का भी ही सब्जेक्ट है, लेकिन ये यहाँ पर कॉमन आ गया है। तो दोनों पार्ट्स में आप देख रहे हैं कि इसकी वर्ब अलग है, यानी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अलग है, और इसका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब क्लोज और नाउन क्लोज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, व्हाट ही सेड वाज राइट। तो यहाँ पर सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है व्हाट ही सेड और दूसरा पार्ट है वाज राइट। तो इसका सब्जेक्ट और इसका प्रेडिकेट, ठीक है, और इसका अपना वर्ब यहाँ पर है। इट मीन्स कि आपका प्रेडिकेट पार्ट मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले पार्ट की अपनी वर्ब अलग है और दूसरे पार्ट की अपनी वर्ब अलग है। अब एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब्स हैं। क्या यहाँ लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है। तो इसके अंदर एक से ज़्यादा वर्ब्स हुई, तो इस सेंटेंस को हम कहेंगे कि ये सेंटेंस क्लोज बेस्ड है। सिंपल सेंटेंस उसको कहते हैं जिसमें हम कहते हैं कि आई एम ए टीचर, ही वेंट टू स्कूल। तो इसमें आई एम में एम लिंकिंग वर्ब एक बार आई और ही वेंट टू स्कूल में वेंट नाम की मेन वर्ब एक बार आई, इसलिए ये दोनों सिंपल हैं। लेकिन ये सिंपल नहीं, क्लोज है। अब ये नाउन क्लोज भी है। तो ये नाउन क्लोज क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि वाज से पहले जब आप सब्जेक्ट लिखते हैं तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है वो आपका या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट नाउन होता है तो आप लिखेंगे
द फैक्ट वॉज राइट। ये हमारा जो आखिर का पार्ट है सेंटेंस का, ये अपनी जगह पर है, हमने इसको नाउन बना दिया तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। लेकिन जब नाउन के अंदर यानी सब्जेक्ट के अंदर अपना सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट और अगर शॉर्ट में कहें कि मेन वर्ब अलग से है तो ये आपका क्लोज हो गया। अब ये क्लोज किस वजह से हुआ? क्योंकि इसमें वर्ब है। और ये नाउन किस लिए हुआ? क्योंकि ये पूरी की पूरी फैमिली ऑफ वर्ड्स मिल करके किसका काम कर रही है? ये नाउन का काम कर रही है, इसलिए ये नाउन क्लोज हुआ। हमने आपको बताया कि ये आपका क्या है? ये नाउन है और ये आपका सब्जेक्ट है। हम इसे प्रोनाउन में इट भी कह सकते हैं। द फैक्ट वॉज राइट, हमने इस नाउन को प्रोनाउन में चेंज किया। इट वॉज राइट, यहाँ पर वॉज एक वर्ब के रूप में एक बार आया, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस हुआ। लेकिन यहाँ पर इट और द फैक्ट के साथ हमने देखा कि ये एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स का इक्विवेलेंट है कि जिसमें अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब मौजूद है। यानी जब सब्जेक्ट पार्ट में भी अपनी वर्ब मौजूद हो जाए और उससे अलग जो दूसरा पार्ट है उसमें भी अपनी वर्ब मौजूद हो, ठीक है, तो ये आपकी नाउन क्लोज कहलाती है। तो नाउन क्लोज को कैसे बनाते हैं, कैसे सिंथेसाइज करते हैं, आइए समझते हैं। आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पर 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो यह है क्लोज। क्लोज का मतलब है नज़दीक या बंद करना अगर वर्ब है तो, और यह है क्लॉज। क्लॉज सेंटेंस का एक पार्ट जिसमें अपनी वर्ब होती है अलग, और ये कई सारे पार्ट्स हो सकते हैं। तो ये हम स्टडी कर रहे हैं इसकी, आप देखते हैं कि नाउन क्लोज, ठीक है। अब हम देखेंगे कि नाउन क्लोज को हम स्ट्रक्चर में कैसे डालें। तो जब भी हम नाउन क्लोज की बात करते हैं तो हमारे सेंटेंस के अंदर की नाम का जो एक्सप्रेशन है हिंदी में और उर्दू में वो अंडरस्टूड होता है। इट मीन्स कि हम सेंटेंस के 2 हिस्से बोलते हैं और बीच में हम की बोलें या ना बोलें लेकिन की का एहसास होता है। फॉर इंस्टेंस हमने कहा वह बोला मैं आऊँगा, तो वह बोला मैं आऊँगा, मैं की अंडरस्टूड है, वह बोला कि मैं आऊँगा, तो की को हम दैट के रूप में लगाते हैं, ठीक है। ये है हमारा रूल नंबर 1, की को हम दैट की तरह से लगाते हैं। अब जब हम ट्रांसलेशन करेंगे वह बोला, तो आप कहेंगे ही सैड दैट मैं आऊँगा, आई शैल कम। अब तक जो हमने टेंसेस सीखे थे तो उन टेंसेस में जैसा टेंस होता था डायरेक्ट सीधी वैसी ही हम ट्रांसलेशन कर लिया करते थे। तो मैं आऊँगा, आई शैल कम। लेकिन अब हमें ये सीखना है, यहाँ पर एक आपकी एडवांस नॉलेज है कि जब दैट की से पहला एक्सप्रेशन अगर पास्ट में है तो आपका जो शैल अगर आना है तो वह शुड हो जाएगा, अगर विल आना है तो वह वुड हो जाएगा, अगर कैन आना है तो वह कुड हो जाएगा, अगर मे आना है तो वह माइट हो जाएगा, अगर प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसी तरह से प्रेजेंट का परफेक्ट और प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। कुल मिलाकर के टेंस पास्ट होगा, स्टाइल ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन द सेम, वो आपका सेम रहेगा। इसी तरह से इज आर एम जो है आपके वो वॉज वर में बदल जाते हैं। तो ये हमने सीखा। तो यहाँ पर सैड की वजह से आपको ये शुड करना पड़ेगा। अब बच्चे सोचते हैं कि मैं जाऊँगा को शुड क्यों किया, तो यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन वाला वर्ड का मीनिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि ये गा फ्यूचर बेस्ड ही रहेगा, लेकिन इंग्लिश सिंटैक्स या स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको शुड करना पड़ेगा। बट यहाँ पर शुड का मतलब चाहिए नहीं होगा, यही आपको समझना है। इसको हम सीक्वेंस ऑफ टेंसेस भी कहते हैं, जो कि आपके सिलेबस में है कि सीक्वेंस ऑफ टेंसेस यानी पहला टेंस अगर कोई सा आया और आगे क्लोज जुड़ गई तो उस टेंस पर पिछले वाले टेंस का क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम टेंस के असर के रूप में बात कर रहे हैं, क्लोजेस या प्रिंसिपल क्लोज या सबऑर्डिनेट क्लोज को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, नहीं तो अभी आप बिगनिंग में उलझ जाएंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर पास्ट था तो यहाँ पर आपने शुड कर दिया। तो इस तरह से आपको कोई भी सेंटेंस सिंथेसाइज करना होता है।
सिंथेसिस किसे कहते हैं? सिंथेसिस का मतलब होता है टू सेंटेंसेस को कंबाइन करना। आपको एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव इंग्लिश में दो सेंटेंसेस आएंगे और वह इस तरह से होंगे, ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो, ही न्यू दिस, ही डज नॉट गो, ही न्यू दिस। अब आपको इसे सिंथेसिस करना है, जोड़ना है। आपको 10+2 के एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चन आएगा कि सिंथेसिस कीजिए, यानी दोनों सेंटेंसेस को या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को, ये सिंपल सेंटेंस है, एक वर्ब इसमें है, ये अलग है, एक वर्ब इसमें है, तो दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को कंबाइन करिए। दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को जब आप कंबाइन करते हैं तो हम इसको नाउन क्लोज, जैसा कि आप देख रहे हैं, बोलते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि कौन सा पार्ट हम पहले लिखें। तो जिस पार्ट में एक वर्ड के अंदर ये पूरी डिटेल किसी दूसरे वाले सेंटेंस की आती हो, उसको हम पहले लिखते हैं। ध्यान से फिर समझिए, ही डज नॉट गो ये एक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर हमने देखा कि दिस के अंदर ये पूरी बात आ रही है, या न्यू के अंदर ये पूरी बात आ रही है। तो जिस एक वर्ड के अंदर सारी बात आ रही हो उसको आपको पहले लिखना होता है। तो आप क्या लिखेंगे? ही न्यू। अब यहाँ पर है दिस, तो जो दिस है, दिस की जगह तो ये आप पूरा लिखने वाले हैं, तो इसलिए दिस आपको नहीं लिखना है। जिस वर्ड के सब्स्टिट्यूशन में पूरी एक्सप्रेशन आ रही हो तो पूरी एक्सप्रेशन लिखनी है, उस दिस को हटा देना है, क्योंकि दिस की पूरी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। जैसे मैथमेटिक्स में आप एक्स की वैल्यू रख देते हैं, एक्स नहीं लिखते। तो जब आपका आगे का सेंटेंस, ठीक है, विदाउट क्वेश्चन हो, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं? आप यहाँ पर दैट लगाते हैं। अब यहाँ पर विदाउट क्वेश्चन है, यानी आपका अगला पार्ट क्या है? असर्टिव है। तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे ही न्यू दैट। इन दोनों के बीच में दैट आ गया, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आ गया, और ये वाला सेंटेंस आपका जो यहाँ पर आ जाएगा बाद में, ही, और डू का क्या हो जाएगा? अभी हमने सारे प्रेजेंट के पास बोले थे, डू का हो जाएगा डिड। ही डिड नॉट गो। जबकि हमारा जो हिंदी या उर्दू का एक्सप्रेशन है वो वही टेंस और वही सेंस देगा, इसके डिड होने से उसके मीनिंग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट इंग्लिश ग्रामर चूँकि हम लर्न कर रहे हैं तो इसका मीनिंग आपको इंग्लिश की तरह से लेना है, हिंदी से मैच नहीं करना है। इंग्लिश हम हर जगह ट्रांसलेशन करके नहीं सीख सकते हैं। तो हमने कहा ही न्यू दैट ही डिड नॉट गो, तो ये आपने यहाँ पर सिंथेसाइज कर लिया। सिंथेसाइज का मतलब है कंबाइन करना, और सिंथेसिस का मतलब है कॉम्बिनेशन। सिंथेसिस नाउन है और सिंथेसाइज एक्शन है, वर्ब है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स। यहाँ पर हम अब बात करेंगे रूल नंबर 2 की। तो रूल नंबर 2 में क्या होगा? अब दैट की जगह पर की के साथ आपका कोई भी प्रश्न आएगा। प्रश्न ऐसा जिसमें कोई भी वर्ड हो। प्रश्न कैसा? जिसमें कोई भी वर्ड हो जो इंटरोगेटिव होना शो करता हो, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ। तो ये यहाँ पर आएगा, और इसी तरह से एक क्लोज आपकी यहाँ रहेगी और एक क्लोज यहाँ पर आपकी यहाँ रहेगी। ये क्लोज क्यों है? क्योंकि इसकी अपनी वर्ब अलग है और इसकी अपनी वर्ब अलग है। जब सेंटेंस के एक से ज़्यादा हिस्सों में, यानी कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में अपनी अपनी वर्ब्स अलग हों तो उसको हम क्लोज कहते हैं, और ये नाउन क्लोज है। आप ये जो है पहले ही समझ चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे, हमने कहा सेंटेंस में उसने पूछा कि वह कहाँ जा रही है। तो सेंटेंस है उसने पूछा कि वह कहाँ जा रही है। अब यहाँ पर की के लिए हमने आपको क्या बताया था? की के लिए हमने यहाँ पर आपको बताया था दैट, ठीक है।
तो अभी थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पर जाना कि हमने की के लिए दैट लगाया और उसने पूछा कि इंग्लिश क्या यूज़ करेंगे आप। ही आस्क्ड कि वह कहाँ जा रही है, तो की के लिए हमने दैट लगाया। वह कहाँ जा रही है के लिए आप कहेंगे वेयर इज शी गोइंग। तो ये सेंटेंस आपको एरर में दिया जा सकता है कि भाई फाइंड आउट कीजिए एरर को, तो आप बताएंगे कि एरर कहाँ है। ये जो हमने हिंदी के अकॉर्डिंग इंग्लिश बनाई है ये बिल्कुल गलत है। इसकी जो रेक्टिफिकेशन है वह यह है कि जब आपका क्वेश्चन वर्ड दे रखा हो तो वह दैट की जगह पर आ जाता है। वेयर दैट की जगह पर आ जाएगा। जब आपका सेकंड पार्ट, ये वाला पार्ट जिसको सबऑर्डिनेट पार्ट कहते हैं, अभी आप सबऑर्डिनेट को छोड़ें तो आपको क्वेश्चन वर्ड आने पर दैट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरी चीज़ ये है कि आप सब्जेक्ट पहले लगाते हैं और इस बाद में करते हैं। इट मीन्स जब भी आपको की के साथ कोई क्वेश्चन आए तो आप सब्जेक्ट पहले लगाते हैं, उसको असर्टिव की तरह से बनाते हैं, बिना क्वेश्चन की तरह से, क्वेश्चन की तरह नहीं बनाते। और चूंकि ये पास्ट है इसलिए दूसरी एरर ये हुई कि ये वॉज होगा और ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। तो इस तरह से आपकी क्या ट्रांसलेशन हुई, ही आस्क्ड वेयर शी वॉज गोइंग। ही आस्क्ड वेयर शी वॉज गोइंग। तो इसमें आपको पहली चीज़ याद रखनी है कि इंटरोगेटिव होने पर दैट नहीं लगाते की के बाद वाले पार्ट में, और पहले सब्जेक्ट लगाते हैं। क्वेश्चन वर्ड के जस्ट आफ्टर आप सब्जेक्ट लगाते हैं, उसका स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव नहीं बनाते, बदल देते हैं। और प्रेजेंट का पास्ट, अगर ये आपका पास्ट में है तो बदल देते हैं। लेकिन अगर ये वाला पार्ट जो है आपका ये प्रेजेंट है या इम्पेरेटिव है या फ्यूचर है तो बाद के टेंस में नो चेंज रखते हैं। अगर ये पास्ट है और यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट है तो भी ये अनचेंज रहता है। आइए देखते हैं सिंथेसिस के दूसरे एग्जाम्पल्स। हमारे पास 2 सिंपल सेंटेंसेस हैं, एक वर्ब वाले। हमसे कहा जाएगा कि इसको कॉम्प्लेक्स में बदलो या नाउन क्लोज में बदलो। हालांकि क्लोजेस खोली नहीं जाती हैं, तो आप क्या करेंगे, तो फिर आप करेंगे कि सबसे पहले उस सेंटेंस को पहचानेंगे जिसके एक वर्ड में दूसरा पूरा सेंटेंस आता है। तो सोचिए क्या कर सकते हैं। टू नो के अंदर या सो के अंदर ये पूरी बात आती है कि आप क्या चाहते हैं। तो जिस एक वर्ड के अंदर बाकी पूरी दूसरे सेंटेंस की एक्सप्रेशन आती हो तो आप क्या करेंगे कि उसको पहले लिखेंगे। हमेशा ये सेंटेंस बाद में ही दे रखा हो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये इधर भी लिखा हो सकता है, उधर भी, किधर भी हो, इससे कोई मामला नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ही वॉन्टेड टू नो। तो नो तो हटाया नहीं जा सकता, लेकिन ये जो सो है ये हट जाएगा क्योंकि सो की जगह हम पूरी एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर, मैं इसको रेड से लिखना चाहूँगा। हमने दैट तो लिखना नहीं है तो व्हाट लिख दिया। अब यहाँ व्हाट डू यू वांट, हमने कहा था जब की वाला सेंस आ रहा हो, जानना चाहते हैं कि, तो दैट तो हमने लगाया नहीं। अब हम सब्जेक्ट पहले लाएंगे यू, और डू का पास्ट क्या होता है डिड, और डिड इंटरोगेटिव में बिना नोट के आता नहीं है तो हम कर देंगे वांटेड, व्हाट यू वांटेड। अब आपके माइंड में ऐसा आएगा कि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मानिए कि इनडायरेक्ट स्पीच हो। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको पर्सन भी बदलने होते हैं, यहाँ पर आप वर्ब बदल दें वो काफ़ी है, बाकी पर्सन से रिलेटेड बात बाद में करेंगे। चूँकि सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में आपको ये देखने हैं, अभी पर्सन पर फोकस नहीं करना है। तो ही वांटेड टू नो की जगह आपका आस्क्ड भी हो सकता है, डिमांडेड भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आस्क्ड ही कहा जाए, एनक्वायर्ड भी हो सकता है। तो जिस तरह की एक्सप्रेशन है कुल मिलाकर के पूछा जाना आपका होना चाहिए, और आपको जैसे ही पूछने की बात हो तो आप क्वेश्चन वर्ड लगाकर पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और अगले पार्ट को इस टेंस के अकॉर्डिंग जो शुरू में है आप चेंज कर देते हैं।
अब देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। यहाँ पर हमारे पास 2 सेंटेंसेस हैं सिंथेसाइज करने के लिए। कैन ही सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई एम डाउटफुल अबाउट इट। तो यहाँ पर फिर वही चेक करेंगे कि इट के अंदर ये सारी एक्सप्रेशन आई, तो आप पहली बार में जो क्लॉज उठाएंगे वो बाद वाली उठाएंगे और आप लिखेंगे आई एम डाउटफुल। अब ये जो इट है ये अबाउट के बारे में है। तो अब आपको एक बात समझना है कि अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आपको दिया गया नहीं है। क्वेश्चन वर्ड की जगह पर आपको हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत दी गई है, बिना यहाँ कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है। तो अब यहाँ पर दैट नहीं लिखेंगे हम। अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं दे रखा तो दैट भी नहीं लिखेंगे, और अगर हम कुछ लिखेंगे तो वह होगा वेदर। देखिए ये वेदर नहीं है, ये मौसम की स्पेलिंग नहीं है, उसमें WEA आता है, यहाँ वेदर वॉट वाला WH आ रहा है। तो इसकी इंग्लिश होती है, इसकी हिंदी होती है कि क्या, यानी की के तुरंत बाद किया। और अगर की क्या नहीं है तो या नहीं। या नहीं मतलब हम ये बोलें क्या आप आएंगे, या ये बोलें आप आएंगे या नहीं, तो या नहीं की क्या ही शो कर रहा है, तो इसकी जगह पर आप वेदर लगाते हैं। तो यही तो हुआ, कैन ही सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या वह ये सवाल सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो जो अलग अलग सेंटेंसेस हैं क्लोज होने पर, यानी 2 टुकड़े होने पर आपको की बीच में जोड़ना पड़ेगा। मेरे को शक है कि क्या वह इस सवाल को सॉल्व कर सकता है, तो आप कहेंगे आई एम डाउटफुल। उसके बाद आप वेदर लगाएंगे और उसके बाद कैन ही को ही लगाएंगे, कैन लगाएंगे, सॉल्व, और फिर लिखेंगे दिस क्वेश्चन। ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब आप कहेंगे कि सर आपने यहाँ पर कैन का कुड क्यों नहीं किया, तो आंसर है कि ये वाले पार्ट में आपको प्रेजेंट आ गया, इसलिए अंदर का टेंस हमने टच नहीं किया। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल हमने इसमें ये पढ़ा कि जब कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं होता तो हम वेदर लगाते हैं। आइए अब देखते हैं रूल नंबर 4, सेइंग समथिंग इट इज़ रॉन्ग। अब आप देख रहे हैं कि किधर भी क्वेश्चन नहीं है, किधर भी क्वेश्चन नहीं है, तो फिर हम ये सोचेंगे कि भाई की लगाकर इसको सिंथेसाइज कर लें। तो इट इज़ रॉन्ग कि ही इज सेइंग समथिंग, अब यहाँ की से वो सेंस नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर कुछ नया पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे व्हाट मीन्स जो। हम पढ़ेंगे व्हाट मीन्स जो। अब व्हाट मीन्स हमने क्या पढ़ा, अब यहाँ पर किया का सेंस नहीं आना, व्हाट मीन्स जो होता है। तो अभी जो को कैसे एडजस्ट करेंगे ये आपको समझना है। आपने कई बार अपनी कॉन्वर्जेशन में सुना होगा जो कुछ या जो कुछ भी, वट एवर। तो यहाँ पर अगर आप भी लगा दें, ठीक है, जो कुछ तो वॉट है, और अगर इसके अंदर भी ऐड कर दें आप तो ये हो जाएगा वॉट एवर। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, इससे कोई टेंशन नहीं है। सवाल यह है कि जो कुछ हिंदी में उर्दू में सोच करके देखिए कहाँ सेट कर सकता है। तो हमें लगता है कि हम इस तरह से इसको लिखें, क्या, वॉट या वॉट एवर ही इज सेइंग, कॉमा इज रॉन्ग। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज रॉन्ग whatever he is saying, whatever he is saying। तो यहाँ पर आपने देखा कि आप प्रिंसिपल जो क्लोज है उसे चाहे आप यहाँ पर लिख दें या बिगिनिंग में लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रिंसिपल क्लोज अभी आपको शायद समझ में ना आए, तो एक वर्ड वाला चाहे आप बिगिनिंग में लिखें चाहे एंडिंग में लिखें, जो कुछ वाले में दोनों तरफ लिखा जा सकता है। तो जो कुछ जिसके साथ लगा वो वॉट हो गया और बाकी का पार्ट आपका एज इट इज़ रहा। अब ये आपका पूरे का पूरा काम कर रहा है सब्जेक्ट का, जैसे कि हमने नाउन क्लोज को डिफाइन करने में एक एग्जाम्पल दिया था।
तो ये नाउन है, चूँकि इससे पहले है, सब्जेक्ट की जगह पर है, और इसके अंदर अपना वर्ब और अपना प्रेडिकेट, अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट है, इसलिए नाउन क्लोज है। तो नाउन क्लोज को आप इस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे कि आपने दैट वाले सेंटेंसेस सीखे थे। इट इज़ रॉन्ग वॉट ही सेज, वॉट एवर ही सेज, वॉट ही सेइंग, जो जिस तरह से आपको कहना हो। तो यहाँ वॉट का मतलब जो कुछ निकल कर आता है। अब नाउन क्लोज से रिलेटेड बहुत सारे और भी सवाल आपके माइंड में हो सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक आपको मिलेंगे, वहाँ से आप नाउन क्लोज को और अच्छे से समझ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना हर सवाल सॉल्व कर सकते हैं। आप अपना सवाल पूछेंगे, हम आपको पूरा सेटिस्फैक्ट्री आंसर देने की कोशिश करेंगे। एंड आई होप कि आपकी स्टडी में कहीं भी ब्रेक नहीं आएगा। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं नाउन क्लोज से रिलेटेड हमें लिखकर भेजते रहें। अगर वीडियोस नहीं भी हैं तो भी हम आपको बनाएंगे। अभी हमारे कुछ प्रॉमिसेस हैं जो कि हमें पूरे करने हैं, जैसे कि एडवांस इंग्लिश की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको सीरीज़ में विद मोर एग्जांपल्स बनाना। ये किसी व्यूवर ने हमको बोला, हम इस पर बहुत जल्दी काम शुरू करने वाले हैं और आपको लगातार वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स पर, जिससे सभी की ज़रूरतें पूरी होती रहें, मिलती रहेंगी। तो इस तरह की इंग्लिश इम्प्रूव करने वाली, ग्रामर इम्प्रूव करने वाली वीडियोस को देखने के लिए और अपनी इंग्लिश को स्ट्रेंथन करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अपने ऐसे फ्रेंड्स को जिनको इंग्लिश की नीड है उनको शेयर करें और लाइक ज़रूर करें और अपना कमेंट ज़रूर दें, फीडबैक दें। मिलते हैं जल्दी इसी सीरीज़ में अगली दूसरी वीडियोज़ के साथ। बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।